वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम सॉरी HP सेट जो अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है उसके सॉल्यूशंस कुछ करेंगे क्वेश्चंस के, प्लस सम कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे सो दैट दीज कॉन्सेप्ट्स विल बी वेरी मच फ्रूटफुल फॉर फर्दर एग्जामिनेशंस एंड एज वेल एज नॉलेज अपग्रेडेशंस। ठीक है, सो फर्स्ट आर क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट। इट इज़ ऑन द पिकार्ड मेथड। ठीक है, पिकार्ड मेथड इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस पिकार्ड मेथड। ठीक है, नाउ दिस इज आर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है। नाउ पिकार्ड मेथड में क्या होता है, जो भी हमारा y डैश दिया है, ठीक है, इधर हमारा f ऑफ x एंड y का एक फंक्शन दिया है। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम y नॉट टू y एंड दिस इज फ्रॉम x नॉट टू x। ठीक है, नाउ ऑन इंटीग्रेशन दिस विल बी y minus y naught and your left hand side is as it is. Now if you change this side, ठीक है, change y naught side, it will be plus and f of x we have already. Now in this y naught we will be putting out whatever the initial value problem is given to us. जो भी हमारे पास initial value problems दी होती है वो हम y naught और x naught की जगह डालते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारा कंटिन्यू रहेगा। आपको क्लियर हुआ? हमारे पास y डैश की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, उसकी हमें इंटीग्रेशन करनी होगी और y को हमें लेफ्ट हैंड साइड रखना है, y नॉट को हमें इधर लेके जाना है, प्लस जो भी हमारे पास फंक्शन दिया होगा। नाउ वी कीप ऑन रिपीटिंगली दिस, कीपिंग द y नॉट वैल्यूज। y नॉट की वैल्यू बस हमें लिखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं हम। सो ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब देखो यहाँ पे y डैश दिया है, ठीक है, और ये हमारे पास एफ एक्स वाई का एक फंक्शन दिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है y नॉट से लेके y तक। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास x नॉट क्या दिया है, 0 दिया है, यहाँ मैं x लिख देती हूँ। ठीक है, और y नॉट भी क्या है, हमारे पास 0 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा y क्या आ जाएगा, ये है 0 प्लस यहाँ पे ये चीज़ भी मेरी 0 दी है। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 0 से x दी है, मतलब ये y नॉट ही होता है ना आपका, तो ये मैंने 0 पुट कर दिया। ये मेरा एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो y क्या आ जाएगा मेरा, ये आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, y मेरा एक्स क्यूब अपॉन 3 आ गया। नाउ यहाँ सेकेंड अप्रोक्सीमेशन दिया है, तो अगेन आई हैव टू रिपीट द सेम स्टेप। अगेन मुझे यही चीज़ करनी है, तो मेरा y आ जाएगा। ठीक है, y नॉट ये मेरा 0 ही था, ये 0 से x हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ तो मैंने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। अब ये जो y था इसकी जगह मुझे क्या करना है, इसकी जगह मुझे पुट करना है एक्स क्यूब अपॉन ये स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, और इस y की जगह मुझे ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो लेट मी पुट दिस वैल्यू, तो ये मेरा आ जाएगा एक्स क्यूब है एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, और ये मेरा डी ऑफ। नाउ आई हैव टू डू द इंटीग्रेशन, सो आई कैन राइट दिस थिंग। ये मैं कैसे लिख सकती हूँ, x अपॉन 3, जी 3 था, ये 6 हो गया ना बेटा, क्योंकि क्यूब ऑलरेडी था और स्क्वायर बाहर है तो 6 हो गया। ठीक है, तो आई कैन राइट, ये क्यूब है और ये स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। इस पूरे को मैंने ये लिख दिया। अब मेरा ये क्या बन गया, अगर मैं एक्स क्यूब अपॉन 3 को t पुट कर दूँ तो ये मेरा बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और टी स्क्वायर प्लस 1, तो मैं यहाँ पे अगर एक्स क्यूब अपॉन 3 को मैं t पुट कर रही हूँ ऑन डिफ्रेंशिएशन, इट विल बी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू
डी ऑफ टी, तो यहाँ पे मैं डी टी पुट कर दूँगी, ये मेरा आ जाएगा 0, लिमिट्स भी मैंने चेंज कर दी, तो ये x ये मेरी आ जाएगी x³/3 लिमिट्स, ठीक है। ये मेरा आ गया dt आ गया, x² dx dt आ गया, और नीचे मेरा t² + 1। नाउ हमें पता है ये किसकी डिफ्रेंशिएशन होती है, सॉरी इंटीग्रेशन होती है t इनवर्स x की। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दो, वैल्यूज़ पुट करने पे x³/3 वैल्यूज़ पुट करने पे क्या आ रहा है 10 इनवर्स x³/3, ठीक है। ये मेरा आंसर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं करना है, जो भी दिया है इसकी पहले इंटीग्रेशन करनी है, y0 को हमें साइड चेंज करनी है, y0 की जगह जो भी हमें इनिशियल वैल्यू दी है वो पुट करनी है, और उसके बाद उसमें इंटीग्रेशन आगे करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एक कॉन्सेप्ट है सिंगुलर सोल्यूशन, इसका एक क्वेश्चन है, आई एम वेटिंग कि आंसर की आ जाए सो दैट आई चेक दैट, फिर मैं ये करवा दूँगी, बट मैंने इसके स्लाइड बना दी थी तो सो आई हैव डिस्कसिंग दिस है। एक्चुअली में जो सिंगुलर सोल्यूशन वो क्या होता है, सिंगुलर जो सोल्यूशन होता है वो होता है कि जैसे हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सोल्यूशन निकलते हैं, CF + PI, ठीक है, ये हमारा, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। अब जो मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन निकलता है PF निकलता है, जो इसमें कांस्टेंट टर्म्स होती है, ठीक है, उन कांस्टेंट टर्म्स में अगर मैं अलग अलग वैल्यूज़ पुट करूँ, अलग अलग वैल्यूज़, और उन वैल्यूज़ से फिर एक टेंजेंट पास हो, और वो टेंजेंट्स को जब मैं ज्वाइन करूँ देन मेरी जो कर्व बनता है वो कर्व क्या होता है सिंगुलर सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जब मैं वो वेरीफाई हो जाएगा देन आई विल सॉल्व, ठीक है। तो अगर मेरे पर्टिकुलर सोल्यूशन आ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, और मैं यहाँ पे टेंजेंट ऐसे ऐसे ड्रॉ करती रहूँ, और उन टेंजेंट्स को व्हेन आई एम कंबाइनिंग एंड इट इज़ मेकिंग अ पैराबोला, ठीक है, तो वो जो कर्व बनता है वो किससे बनता है, हमारा सिंगुलर सोल्यूशन से बनता है। तो सिंगुलर सोल्यूशन एक फाई x होगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपके पास x और y होगा, और y डैश क्या होता है आपका स्लोप होता है, ठीक है। इफ़ यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन इज वायलेटेड एट ईच पॉइंट of the domain of equation geometrically, this means that more than one integral curve with common tangent line passing through each point, ठीक है। अगर वो टेंजेंट्स हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी एक शेप बन जाएगी, उसको हम पर्टिकुलरली सिंगुलर सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर 2 क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, तो आई वांट कि इसको हम थोड़ा सा देख लें। दे आर ऑब्वियसली समवट रिलेटेड टू फिजिक्स ओनली। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट is E, eccentricity is given to us E, the ratio of its maximum speed in its orbit to its minimum speed is maximum and minimum speed का हमें ratio निकालना है। As we all know earth is in the shape of oval, so we can consider it as a ellipse, ठीक है। Now there are 2 positions, perihelion and apollon। apollon क्या होती है, when earth is far, बहुत दूर है, फारेस्ट पॉइंट पे, बहुत सबसे दूर वाले पॉइंट पे है, ठीक है। और वो जनरली एपोलॉन जो होता है इट इज़ ऑन 4th जुलाई, ठीक है। एंड पेरीहिलॉन होता है व्हेन अर्थ इज़ एट द नियरेस्ट पॉइंट टू द सन, और ये जनरली होता है 4th जनवरी को, ठीक है। सो अब आप देख लो आपका एलिप्स बन गया है, यहाँ पे आपकी मेजर एंड माइनर एक्सिस भी बन गई है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी वी नो द फॉर्मूला कि हाँ ये हमारा R1 एंड R2 आ जाएगा, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, ठीक है। नाउ अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट्स पेरिहिलॉन पे और एपोलॉन पे, ठीक है। कंजर्वेशन लॉ रहेगा तो इक्वल्स टू साइन आ ही जाएगा ऑब्वियसली। नाउ वी ऑल नो कि ये हमारा मोमेंटम होता है mv², m एक्सेलरेशन स्क्वायर होता है ना, सो पुटिंग दोज वैल्यूज एंड ऑन कैलकुलेशंस दिस इज़ द आंसर। ये अगर आप लर्न भी कर सको दैन इट विल बी बेटर, बिकॉज इन मेनी स्टेट एग्जामिनेशंस डायरेक्ट सच क्वेश्चन कम्स आउट। प्लीज हैव अ वॉच। Moving towards the another question, this is also similar question. 2 satellites of masses m and 9m are orbiting a planet
in a circular orbit of radius r their frequency of revolution will be in the ratio of, क्या रेशियो होगा, ठीक है. So we are using here gravitational force between them which is acting as a centripetal force. So assuming कि जो हमारी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है उस पर जितना हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है, ठीक है. तो एक बॉडी पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो mg आ जाएगा एंड सेंट्रीपिटल इज mv² r, ठीक है. सो फ्रॉम देयर g वी हैव दिस थिंग, ठीक है. एंड वी ऑल नो कि वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका 2πr अपॉन t आ गया. तो 2πr आपका टोटल डिस्टेंस है जो 1 रेवोल्यूशन में कवर होता है एंड t इज़ योर ऑफ कोर्स द टाइम पीरियड, ठीक है. सो ऑन कैलकुलेशंस here you can say we have done the calculations. So period of revolution formula doesn't have a mass m of the satellite, so it doesn't depend upon the mass, ठीक है. वो मास पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए both the satellites are at the same radius, so इसमें आपका 1:1 आ जाएगा, ठीक है. Now next equation. अब देखो हमारी जो वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन होती है दैट कैन बी सॉल्व आइदर बाय रिजॉल्वेंट कर्नल, और अगर हमारे पास कॉन्वोल्यूशन टाइप है t - x तो हम उसको लेप्लास से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है. और एक और तरीका होता है दैट इज़ आर लेबनीज, ठीक है. तो लेट्स यूज़ लेबनीज हियर. तो लेबनीज में क्या करते हैं हम, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ये क्या हो जाएगा मेरा साइन ऑफ x आ जाएगा, ये -1 हो गया, ये प्लस, ये मेरा आ जाएगा. अब मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो मेरा ये आ जाएगा dt, ठीक है. यहाँ पे आगे मेरा पूरा सब ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है. आई होप लेबनीज इज़ क्लियर टू यू. लेबनीज में क्या होता है, जब भी आपके पास इंटीग्रेशन दी होती है तो क्या करते हैं हम उसका डिफ्रेंशिएशन, तो जो हमारे पास ये होती है लिमिट होती है उसको ही हम सिर्फ डिफ्रेंशिएट करते हैं. उसके बाद ये पूरा फंक्शन लिखते हैं और t की जगह क्या लिखते हैं, अपर लिमिट लिख देते हैं. तो x - x 0 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर x की डिफ्रेंशिएशन की जाती है तो वो तो 1 आएगी, लेकिन x - x 0 हो जाएगा. उसके बाद माइनस जो लोअर लिमिट होती है वो वहाँ पुट करते हैं और लोअर लिमिट का फिर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं. तो वो भी आपका क्या आएगा, यहाँ पे 0 ही आ रहा है, ठीक है. तो नाउ ये आपका आ जाएगा माइनस, अच्छा ये आ गया, ठीक है. तो एक और बार इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो इट विल बी डबल माइनस कॉस ऑफ x, ये तो अब 0 हो गया. यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ अपर लिमिट के साथ आंसर आएगा, बाकी सारा 0 हो ही जाएगा. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस कॉस ऑफ x. नाउ सॉर्टेड. अब मुझे बस इसमें क्या निकालना है, CF प्लस PI निकालना है, ठीक है. इसमें जब हमने वो लैप्लास लगाया था तो वो थोड़ा सा टफ हो रहा था, इसलिए लेबनीज से किया है. तो अब आपको पता है ये चीज़ जब दी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा m क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा. इट मीन्स हमारा इमेजिनरी वाला सोल्यूशन होगा. तो मेरा क्या आ जाएगा, CF A cos x प्लस B साइन ऑफ x, ये मेरा CF आ गया, ठीक है. अब मुझे क्या करना है, PI निकालना है, ठीक है. तो PI कैसे आएगा, PI जो होगा वो है माइनस कॉस ऑफ x, क्या था d² प्लस 1 था. कॉस x दिया है तो ये -1 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ -1 किया पुट, ये तो 0 ही आ जाएगा. तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी डिफ्रेंशिएट x से मल्टीप्लाई करना होगा और एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा. तो ये मेरा 2d आ जाएगा, ठीक है. तो ये चीज़ मेरी आ गई -x, अब इसकी d आ गया तो अपॉन में d है, इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है. तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन x, ठीक है. तो अब मुझे क्या निकालना है, a और b कॉन्स्टेंट्स निकालना है, ठीक है. क्योंकि इसके साथ मेरा ये -x/2 साइन ऑफ x, ये मेरा CF प्लस PI पूरा आ गया, ठीक है. नाउ अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ पे u की जगह 0 पुट करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 1 0 0 -1 आ रहा है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ, ये मेरा ऑलरेडी u आ गया. 0 पुट करूँगी तो ये आएगा, ये तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा. तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई. चलो गुड,
ठीक है, ए की वैल्यू नाउ आई हैव -1, आई विल बी राइटिंग -1 है। ठीक है, अब मुझे निकालनी है यू डैश से ही आएगा। तो यू डैश जब मैंने निकाला था वो क्या आया था, निकाल लेते हैं। यू डैश था माइनस साइन एक्स -1 और ये सारा आगे नहीं, ये था यू टी डी टी, इंटीग्रेशन थी। पर ये ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ऑलरेडी ज़ीरो आ जाएगा, ये ज़ीरो -1। मतलब वाइड जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट किया तब भी मेरा क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, x की जगह जस्ट वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। ठीक है, 0। तो अब मेरा जब इसका मैं ये करूँगी y डैश, तो ये मेरा आ जाएगा sin x प्लस में प्लस b cos x माइनस x इंटू cos x अपॉन 2, ये माइनस sin x अपॉन 2, ये मेरा आ गया u डैश। 0 पुट कर दूँ जहाँ जहाँ x है, ये मेरा b आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी तो -1, b भी क्या आ गया मेरा -1 आ गया। ठीक है, तो दिस इज़ माय आंसर। यहाँ मुझे -1, तो ये मेरा आंसर है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नाउ हमारे पास v दिया है f r to r, r इज़ इनफाइनेटली डिफरेंशिएबल, और d जो हमारे दिया है v to v गिवन बाय डी एफ फंक्शन, ये डेरिवेटिव है। अब आप देखो यहाँ पे ना डी स्क्वायर निकालना है, तो आप इसको अगर डी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पहली बार करेंगे एक बार डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा +4 cos ऑफ 4x, एक और बार करेंगे तो माइनस दिस, है ना। और इसको भी आप 2 बार करेंगे तो क्या आएगा -9, ये पहले साइन और फिर cos ऑफ 3x। तो इसका मतलब दिस डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दिस वाज वेरी इजी। नाउ दिस आर शॉर्टकट टिप्स एट द लास्ट व्हाट आई हैव फॉर यू गाइस। नाउ इफ a and b आर n क्रॉस n कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, तो अगर हमारा सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रोज ए पी है और सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो या कॉलम क्यू है, तो हमारा सम एलिमेंट्स ईच रो में कितना हो जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ये दिया है, अगर इधर हमारा सम पी है और इधर हमारा सम क्यू है, तो अगर हमें पूछा जाए कि हर रो में सम क्या होगा, तो हम उसको सिंपली पी क्यू बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत अच्छी चीज़ हमें पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो ऑड ऑर्डर होता है वो 0 होता है। तो ये अलग बात है, ये अलग नई बात है कि अगर डिटर्मिनेंट है स्क्यू मैट्रिक्स का और वो इवन ऑर्डर का है और उसमें सारी इंटीग्रल एंट्रीज है, जो एंट्रीज है वो सारी इंटीजर्स है, तो वो हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, वो डिटर्मिनेंट हमेशा ही आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा अगर आपकी सारी इंटीजर वैल्यूज़ है। और इवन ऑड ऑर्डर होगा तो 0 होगा। ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो तो पक्का 0 होगा, लेकिन इवन ऑर्डर का है और इंटीजर एंट्रीज है तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ए हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आयोटा से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन। और अगर ए हमारा स्क्यू हर्मिशियन और इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑलवेज। ठीक है, एक और चीज़ है शायद लास्ट में, ठीक है, इट इज़ सेइंग कि अगर ए हमारा n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है और सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो k है, तो सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो कितनी हो जाएगी, k। अगर हमारी एक मैट्रिक्स है उसका सम जो है वो k है, ठीक है, तो ये a मैट्रिक्स थी, अगर तो हम a स्क्वायर में क्या बोल सकते हैं कि सम क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सम इन ईच रोज। नाउ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की कुछ हमारी ट्रिक्स हैं। ये कहते हैं कि इमेज ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो है अंडर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नीड नॉट बी लीनियर इंडिपेंडेंट। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंट ही रहे। और प्री इमेज जो लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स की है अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो ज़रूरी नहीं है कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट ही हो। अगर हमारा एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस
है तो वी एफ आइसोमॉर्फिक किसके होंगे, किसके लिए होंगे, एफ रेज टू पावर एन, ठीक है, जो भी उसका डायमेंशन है, एफ रेज टू पावर एन। नाउ नेक्स्ट इज देर इज़ नो वन ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी अगर आपका आर एन, अगर ये आपका जो स्पेस दिया है आर एम से आर एन तक, तो एम और एन इक्वल नहीं है तो, ठीक है। टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक तभी होंगे अगर उनके पास सेम डायमेंशंस होंगे, ठीक है। टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हमेशा तभी आइसोमॉर्फिक होंगे अगर उनके पास सेम डायमेंशंस होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।